Dear students, good morning. Myself Mahavir Prasad, SRS मेमोरियल स्कूल मंडावा की तरफ से ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने स्टडी की थी आवर्तबीजीय पादपों में अलैंगिक जनन की प्राकृतिक विधियों के बारे में और जनन के बारे में। हमने देखा था कि जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आवर्तबीजीय पादपों में अलैंगिक जनन की प्राकृतिक विधियां मुख्य रूप से चार प्रकार की: तने के द्वारा, मूल के द्वारा, पर्ण के द्वारा, जननिक संरचनाओं के द्वारा। इनके बारे में लास्ट क्लास में अपन स्टडी कर चुके हैं और आज हम स्टडी करेंगे आवर्तबीजीय पादपों में अलैंगिक जनन की कृत्रिम विधियों के बारे में। अलैंगिक जनन की कृत्रिम विधियों के बारे में इस ऑनलाइन क्लास में आज हम स्टडी करेंगे। आवर्तबीजीय पादपों में अलैंगिक जनन की कृत्रिम विधियां, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित। प्राकृतिक जो विधियां थी वो तो पादपों में स्वतः ही होती है। पादपों में स्वतः ही उन विधियों के द्वारा और नए पादपों का निर्माण होता है और उनमें पादपों के कायिक भाग ही काम में आ रहे थे। और इन कृत्रिम विधियों में भी पादपों के कायिक भाग ही काम में आते हैं, लेकिन ये विधियां मानव के द्वारा संपन्न की जाती है, इसलिए इनको आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधियां नाम दिया गया। और इन विधियों का उपयोग वाणिज्यिक स्तर पर पादपों के उत्पादन में किया जाता है। अच्छी किस्म के पादपों के उत्पादन में किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर पादपों के उत्पादन में इन कृत्रिम विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये कृत्रिम विधियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं: कर्तन नंबर 1, नंबर 2 दाब लगाना, नंबर 3 रोपण। कर्तन, दाब लगाना, रोपण, ये तीन विधियां कृत्रिम विधियां किसकी? आवर्तबीजीय पादपों में अलैंगिक जनन की। मतलब आवर्तबीजीय पादपों में कायिक भागों का उपयोग करते हुए नए पादपों के निर्माण की तीन विधियां: कर्तन, दाब लगाना और रोपण। तो इन तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं कर्तन की। देखिए, कर्तन का मतलब काटना। पादप का कोई भी एक भाग है उसको काट करके और उपजाऊ मृदा में रोपित करके नए पादप का विकास करना कर्तन कहलाता है। इसमें पादप के मुख्य रूप से दो भाग काम में ले जाते हैं, एक तो स्तंभ और दूसरा मूल। स्तंभ और मूल, इसलिए कर्तन की दो विधियां होती हैं और उन दोनों को नाम दिया गया है। नंबर 1 स्तंभ कर्तन, और नंबर 2 मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन, दो विधियां होती है कर्तन की। देखो, स्तंभ के नाम से हमें पता चल रहा है कि पादप के स्तंभ को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके टुकड़े को ऊर्ध्वाधर उपजाऊ मृदा में रोपित करके और नए पादप का विकास किया जाता है। पादप के स्तंभ का छोटा टुकड़ा मृदा में रोपित करने के बाद मृदा की नमी को अवशोषित करके और कलिकाएं विकसित करेगा। मतलब मृदा की नमी को अवशोषित करने के बाद उस स्तंभ के टुकड़े पर कलिकाएं विकसित होंगी और वो कलिकाएं परिवर्तित होकर के एक नए पादप का निर्माण करेंगे। ये होता है स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन की विधि मुख्य रूप से गन्ना, अंगूर, गुलाब, बोगेनविलिया इनमें काम में ली जाती है स्तंभ कर्तन की। ठीक है ना? मुख्य रूप से इसके जो एग्जांपल होते हैं, बोगेनविलिया में स्तंभ कर्तन किया जा सकता है। गन्ना, अंगूर और गुलाब के पादप में। ठीक है? स्तंभ कर्तन मतलब स्तंभ का काट, स्तंभ को काट करके ऊर्ध्वाधर मृदा में रोपित करके और नए पादप का विकास किया जाता है। नंबर 2 मूल कर्तन। मूल कर्तन में क्या करेंगे? पादप के मूल को काटकर छोटे टुकड़े करके पादप के मूल के टुकड़े ऊर्ध्वाधर मृदा में रोपित कर देंगे
अब उन मूल के टुकड़ों को ऊर्ध्वाधर मृदा में रोपित करने के बाद वो मृदा की नमी को अवशोषित करेंगे। मृदा की नमी अवशोषित करने के बाद उन पर कलिकाएं विकसित होंगी और वो कलिकाएं परिवर्तित होकर के एक नए पादप का निर्माण कर देंगे। ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड। तो सीधी सी बात है, बहुत सरल है, सिंपल है। स्तंभ कर्तन में स्तंभ को काम में लिया जाता है और मूल कर्तन में मूल को काम में लिया जाता है। नींबू अमरूद इन पादपों के अंदर मूल कर्तन कर सकते हैं अपन, नींबू और अमरूद के अंदर। ठीक है, मूल कर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना। अब व्यापारिक स्तर पर पादपों को प्राप्त करना हो, वाणिज्यिक स्तर पर अधिक संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले उच्च किस्म के पादप विकसित करने हो, तब कर्तन की विधि को काम में लिया जाता है। मतलब कर्तन विधि के द्वारा उच्च किस्म के पादपों का विकास किया जाता है, आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से। ठीक है ना। अब ये कृत्रिम रूप से की जा रही है, इसलिए एलिनेशन की कौन सी विधि हो गई? कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल है ये। ठीक है ना। मानव के द्वारा संपन्न की जाती है ये विधियां। मानव के द्वारा कर्तन विधि से नए पादपों का विकास किया जाता है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। नंबर 2 है दाब लगाना। दाब लगाना, दाब लगाना दो प्रकार से, इस विधि के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो टीला दाब विधि। दाब लगाना विधि के भी दो प्रकार हैं। टीला दाब विधि, नंबर 1 है टीला दाब विधि और नंबर 2 है वायु दाब या गुट्टी लगाना। वायु दाब विधि या गुट्टी लगाना। दाब लगाना विधि भी दो प्रकार की है, टीला दाब विधि और 2 नंबर है वायु दाब या गुट्टी लगाना। तो नंबर 1 टीला दाब विधि के अंदर क्या होता है? देखो, टीला दाब विधि में पादप, कोई एक पादप है, ठीक है। अब इसकी एक शाखा को, ये पादप है, इसकी एक शाखा को नीचे झुका लिया जाता है। ठीक है, जमीन पर झुका लिया जाता है एक शाखा को, पादप की एक शाखा को, और इसका शीर्ष भाग मृदा से ऊपर रख दिया जाता है। इसके शीर्ष भाग में जो कलिकाएं होती हैं उसको ऊपर रख दिया जाएगा। मतलब मृदा में नहीं दबाया जाएगा, शीर्ष भाग को ऊपर रखा जाएगा और बीच में से, ठीक है ना, जहां पर पर्वत संधियां होती हैं, पादप की शाखा जहां पे पर्वत संधियां होती हैं, पर्वत संधि युक्त भाग को, पादप की शाखा के पर्वत संधि युक्त भाग को मृदा में दबा दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी का टीला बना दिया जाता है। मिट्टी डाली जाएगी इसके ऊपर, टीला। ठीक है ना। पादप की किसी शाखा को, पर्वत संधि युक्त शाखा को, ठीक है, मिट्टी की तरफ झुका करके और उसके ऊपर मिट्टी का टीला बना दिया जाता है और उस शाखा का शीर्ष भाग मृदा के ऊपर रखा जाता है। मृदा के अंदर नहीं दबाएंगे शीर्ष भाग को, बीच में से दबाएंगे। ठीक है ना, बीच वाला भाग शाखा का, जहां पर पर्वत संधियां हो, पर्वत संधि युक्त भाग को मृदा में दबा देंगे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी का टीला बना देंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे। ठीक है। अब ये पर्वत संधियां मृदा की नमी को अवशोषित करके, मृदा से खनिज लवण अवशोषित करके इन पर्वत संधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी। इन पर्वत संधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी। अपस्थानिक जड़ें विकसित होने के बाद इस शाखा को मात्र पादप से अलग कर दिया जाएगा। मात्र पादप से अलग करने के बाद किसी उचित स्थान पर इसको रोपित मिट्टी सहित, मात्र पादप से अलग करके मिट्टी सहित किसी अन्यत्र स्थान पे इसको रोपित कर देंगे, तो वहां ये एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाएगी। ये शाखा, पादप की जो शाखा ना, इसको मात्र पादप से अलग करने के बाद किसी अन्यत्र स्थान पे रोपित करेंगे ना, ठीक है, तो इससे कलिकाएं विकसित होंगी। फिर
नीचे अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाएंगी। ठीक है, वो कलिकाएं पर्रों का रूप धारण कर लेंगी। पर्रों का रूप धारण करने के बाद में एक नया पादप विकसित हो जाएगा। ठीक है ना, ये टीलादाब विधि का उपयोग चमेली और मोगरा में किया जाता है। चमेली और मोगरा, चमेली और मोगरा में टीलादाब विधि के द्वारा नए पादपों का विकास किया जाता है। ठीक है ना, चमेली और मोगरा में। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, नंबर 2 है वायुदाब या गुट्टी लगाना। वायुदाब, देखो टीला मतलब मिट्टी का टीला बना करके दाब दिया उसको, शाखा को, पादप की शाखा को, जिसे अपस्थानिक जड़ें निकली, और उस शाखा को पादप से अलग करके अन्यत्र रोपित कर दिया, जिसे नया पादप बन गया। ठीक है, अब है वायुदाब या गुट्टी लगाना। इस विधि में क्या करते हैं, देखो इस विधि के अंदर, इस विधि में पादप की कोई भी एक शाखा है, ठीक है, पादप की उस शाखा की छाल को हटा देंगे। मान लीजिए पादप की शाखा है, ठीक है, छाल को डालेंगे बीच में से, शाखा की छाल को हटाकर फिर रुई लेंगे और रुई के अंदर मिट्टी भर के उस मिट्टी सहित रुई को इस छाल के चारों तरफ लपेट देंगे, रुई को। ठीक है ना, छाल के चारों तरफ लपेट देंगे। छाल के चारों तरफ लपेटने के बाद इस रुई के चारों तरफ रस्सी लपेट देंगे। इसे एक रस्सी लेंगे, ठीक है, उस रस्सी को मिट्टी युक्त जो रुई लपेटी गई है छाल के चारों तरफ, शाखा की छाल के चारों तरफ जो रुई लपेटी गई है ना, इस रुई के चारों तरफ रस्सी लपेट देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी पादप की, इस विधि का उपयोग बड़े वृक्षों में किया जाता है, ठीक है ना, उसी वृक्ष के इस शाखा के ऊपर वाली शाखा पे छोटी रस्सी के द्वारा एक मटका बांध देंगे। क्या कर देंगे, एक मटका बांध देंगे। ठीक है ना, और इस रस्सी का दूसरा सिरा इस मटके में प्रवेश करवा देंगे, मटके के पेंदे में छेद करके, मटके के पेंदे में बारीक छेद कर देंगे। अब इस मटके के पेंदे में बारीक छेद कर देंगे, ठीक है, उस छेद में इस छाल के चारों तरफ जो रस्सी लपेटी है अपन ने, इस रस्सी का दूसरा सिरा प्रवेश करा देंगे। ठीक है ना, रस्सी का दूसरा सिरा प्रवेश करवाने के बाद इस मटके को पानी से भर देंगे। ठीक है, अब मटके को पानी से भरने के बाद, मटके का पानी रस्सी के द्वारा रिस रिस करके इस छाल में आएगा, इस रुई में आएगा। ठीक है, जिससे ये रुई क्या रहेगी, नम रहेगी। अब इसकी नमी को ये जो छाल है ये अवशोषित करेगी। ठीक है, छाल की जो कोशिकाएं वो अवशोषित करेंगी, तो इन कोशिकाओं में विभाजन होगा, तो यहां पे अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाएंगी। अपस्थानिक जड़ें, इसके नीचे अपस्थानिक मूल विकसित हो जाएंगी। अपस्थानिक मूल विकसित होने के बाद इस शाखा को मात्र पादप से अलग कर देंगे। ठीक है, इस शाखा को मात्र पादप से अलग करने के बाद में किसी अन्यत्र स्थान पे उपजाऊ मृदा में इस शाखा को रोपित कर देंगे। वहां पर इसमें कलिकाएं विकसित होंगी और उन कलिकाओं के विकसित होने से एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस वायुदाब विधि के द्वारा नए पादप का विकास किया जाता है। अब ये रुई लपेटकर, रस्सी लपेटकर जो संरचना बनाई ना, इस छाल के चारों, इस शाखा के चारों तरफ, इस शाखा के चारों तरफ रुई और रस्सी लपेट के जो संरचना बनाई अपन ने, इस संरचना को गुट्टी कहते हैं, गुट्टी। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, गुट्टी। इसलिए इस विधि का नाम दिया गया गुट्टी लगाना। क्या नाम दिया गया, गुट्टी लगाना।
ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड। क्या करेंगे, ऊपर वाली शाखा पे मटका बांध देंगे, पानी भर देंगे, मटके के पेंडे में छेद करके रस्सी का सिरा इसमें प्रवेश करवा देंगे। ठीक है, फिर रस्सी के सारे पानी जो है मटके से पानी रिस रिस करके इस शाखा में आएगा। ठीक है ना, तो इस शाखा पे अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी। अब अपस्थानिक जड़ें विकसित होने के बाद इस शाखा को मात्र पादप से अलग करके अन्यत्र स्थान पे रोपित कर देंगे, जहां एक नया पादप विकसित होगा। ठीक है ना, कलिकाओं का निर्माण होगा और उन कलिकाओं के निर्माण होने से एक नया पादप विकसित हो जाएगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। अब तीसरी विधि है रोपण की। देखो, वायुदा विधि है, गुटिदा विधि, ये बड़े वृक्षों में की जाती है। ठीक है ना, इस विधि का उपयोग बड़े वृक्षों में किया जाता है। रोपण, देखो रोपण क्या है। रोपण विधि के द्वारा भी अच्छी किस्म के पादपों का विकास किया जाता है। इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, दो अलग अलग पादप होते हैं, उन दोनों अलग अलग पादपों के गुणों को एक ही किस्म में समाहित करने के लिए, दो अलग अलग पादपों के, दो अलग अलग किस्मों के पादपों के गुणों को एक ही किस्म में समाहित करना हो, तब रोपण विधि का उपयोग किया जाता है। रोपण विधि के द्वारा नए पादप का विकास किया जाएगा और उस पादप में उन दोनों किस्म के पादपों के गुण समाहित हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 4 प्रकार से किया जाता है रोपण। नंबर 1 जीवारोपण, जीवारोपण। नंबर 2 फच्चर रोपण। ठीक है, फच्चर रोपण। नंबर 3 किरीट रोपण, किरीट या मुकुट रोपण। और नंबर 4 है कलिका रोपण। इसकी भी 4 विधियां हैं। ठीक है ना, रोपण की 4 विधियां हैं। देखो, जीवारोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण और चौथी है कलिका रोपण। 4 विधियां। रोपण में क्या करते हैं, पादप के 2 भाग काम में लेते हैं। 2 पादपों के भागों को जोड़कर 2 पादपों के भागों को जोड़कर, ठीक है, एक अच्छी किस्म के पादप का विकास किया जाता है इसमें। ठीक है ना, अब उन दोनों पादपों के जो भाग है उनको अलग अलग नाम दिया गया है। एक तो कलम और एक स्कंद। कलम और स्कंद। 1 नंबर कलम और 2 नंबर है स्कंद। ये नाम दिए गए उनको। जैसे जिस पादप किसी दूसरे पादप पर हमें रोपण करना है, उस पादप के भाग को नाम दिया गया कलम। ठीक है, और जिसके ऊपर कलम को रोपित किया जाता है, जिसके ऊपर कलम को रोपित किया जाता है, उसको नाम दिया गया स्कंद। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्लांट नंबर फर्स्ट, प्लांट नंबर सेकंड, 2 प्लांट है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट प्लांट के भाग को सेकंड प्लांट के भाग पर रोपित करना है, तो फर्स्ट प्लांट का भाग है ना, वो तो हो गया कलम, और सेकंड प्लांट के जो भाग है वो हो गया स्कंद। मतलब जिसको रोपित करेंगे ना वो तो कलम, और जिसके ऊपर रोपित करेंगे दूसरे पादप के भाग को, वो हो गया स्कंद। जिसके ऊपर रोपित करेंगे स्कंद, और जिसको रोपित करेंगे, पादप के जिस भाग को रोपित करेंगे वो कलम। तो 2 भाग होगी इसमें, कलम और स्कंद। अब क्या करेंगे, 2 पादपों के भागों को, ठीक है, ज्वाइंट कर देंगे। मान लीजिए एक भाग ये कि अब ऐसे दोनों भागों को ज्वाइंट करेंगे ना, तो इन दोनों पादपों के जो 2 भाग हैं, ये ज्वाइंट होने के बाद में इसका जो समन्वय ऊतक है ना, समन्वय ऊतक, वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब एक भाग का जाइलम दूसरे भाग के जाइलम से जुड़ जाएगा। कलम का जाइलम स्कंद के जाइलम से जुड़ जाएगा। ठीक है, और एदा, कलम की एदा स्कंद की एदा से जुड़ जाएगी। कलम की एदा स्कंद की एदा से जुड़ जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जल व खनिज लवण का परिवहन आसानी से होता रहेगा। ठीक है, मतलब कलम और
दोनों के सवनी ऊतकों के मध्य संपर्क स्थापित हो जाता है। ठीक है, दोनों के सवनी ऊतकों के मध्य क्या हो जाएगा, संपर्क स्थापित हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। रोपण में दो अलग अलग किस्मों के पादपों के भागों को जोड़ा जाता है, संयुक्त किया जाता है, जिससे दोनों भागों के समन्वयी ऊतकों में संपर्क स्थापित हो जाता है, जिसके कारण नई कलिकाएं विकसित होकर के और एक नए पादप का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 है इसमें रोपण में जीवारोपण। जीवारोपण में क्या करेंगे, देखिए दो पादप होंगे, दो पादपों के दो भाग होंगे, एक पादप का भाग तो कलम और दूसरे पादप का भाग स्कंद। ठीक है, दोनों भागों में एक तिरछा कट लगा देंगे लंबा, जैसे ये कलम है, ठीक है, ये कलम और ये स्कंद। ठीक है, कलम स्कंद। अब क्या करेंगे, तिरछा कट लगा देंगे इनमें, कलम में तिरछा कट लगा देंगे और स्कंद के अंदर तिरछा कट लगा देंगे। ये कट लगा दिया, कलम के अंदर ये कट लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये स्कंद का कट हो गया और ये कलम का कट हो गया, ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसके ऊपर रोपित कर देंगे। इसके ऊपर रोपित करने के बाद क्या करेंगे, इसके चारों तरफ रस्सी बांध देंगे। ठीक है, अब रस्सी बांधने के बाद में इन दोनों को, ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, रस्सी से बांध दिया, कस करके रस्सी से बांध दिया, जुड़ गए दोनों। अब इन दोनों को क्या करेंगे, किसी उचित स्थान पर उपजाऊ मृदा में इसको रोपित कर देंगे, जहां पर अपस्थानिक जड़ें व कलिकाएं विकसित होंगी, जिससे एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। या फिर इनको पोष माध्यम में रख देंगे। पोष माध्यम में रखने पर क्या होगा, मूलांकुर व प्रांकुर बनेगा। मूलांकुर और प्रांकुर बनने के बाद में उसको मृदा में रोपित करके और नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है ना। अब नंबर 2, फच्चर रोपण। फच्चर रोपण में क्या करते हैं कि स्कंद के अंदर और कलम के अंदर दोनों में वी टाइप का कट लगा देंगे, स्कंद में और कलम के अंदर। फच्चर रोपण में, फच्चर रोपण में कलम और स्कंद दोनों में वी टाइप का कट लगा देंगे। देखो ये स्कंद है, ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा कट लगा देंगे वी टाइप, यहां ये कट लगा दिया। ठीक है, और ये कलम है, ठीक है, इसमें ऐसा कट लगा देंगे वी टाइप का। ठीक है, वी टाइप का कट लगा देंगे। वी टाइप का कट लगाने के बाद दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और रस्सी से बांध देंगे। रस्सी से बांधने के बाद में क्या होगा, किसी अन्यत्र स्थान पे, ठीक है, उपजाऊ मृदा में इसको रोपित कर दिया जाएगा ऐसे। ये है फच्चर रोपण, ये कलम स्कंद। ठीक है, रस्सी से बांध देंगे, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। फिर मृदा में रोपित करने के बाद अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, कलिकाएं विकसित होंगी, जिससे एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। जीवारोपण और फच्चरोपण की विशेषता क्या है कि कलम और स्कंद का जो व्यास है वो समान होता है। जीवारोपण और फच्चरोपण में कलम और स्कंद का व्यास समान होता है। ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे, कलम और स्कंद दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, कलम दूसरे पादप की है, स्कंद दूसरे पादप की है, दोनों अलग अलग पादपों के भाग है। ठीक है ना। दोनों को रोपित करके, दोनों को जोड़ के रस्सी से बांध करके और उपजाऊ मृदा में रोपित कर देंगे, जहां पे अपस्थानिक जड़ें और कलिकाएं विकसित होकर एक नए पादप का निर्माण कर देंगे। किरीट या मुकुट रोपण। किरीट या मुकुट रोपण में क्या होता है, स्कंद की मोटाई अधिक होती है। किरीट या मुकुट रोपण में स्कंद की मोटाई अधिक होती है और कलम अनेक होते हैं। मतलब स्कंद एक होता है और कलम अनेक होती है। यह है किरीट या स्कंद, किरीट या मुकुट रोपण। किरीट या मुकुट रोपण में
स्कंद एक होगा और कलम अनेक होंगी, मतलब बहुत सारी कलम एक ही स्कंद पर रोपित की जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी कलम एक ही स्कंद पर जोड़ने के बाद, मर्दा में रोपित करने के बाद कलिकाएं विकसित होंगी और उन कलिकाओं के विकसित होने से एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये है किरीट या मुकुट रोपण में। कलिका रोपण में क्या होता है? स्कंद की मोटाई अधिक होती है, स्कंद एक ही होता है कलिका रोपण में भी। कलिका रोपण में भी स्कंद एक ही होगा, लेकिन कलम आना, कलम के रूप में कलिकाओं का यूज करेंगे, कलम के रूप में पादप कलिकाओं का यूज करेंगे। ठीक है, कलम के रूप में पुष्प कलिका, पर्ण कलिका का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारी कलिकाओं को एक ही स्कंद पर जॉइंट करके मर्दा में रोपित करने के बाद अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाएंगी और अपस्थानिक जड़ें विकसित होने से वहां पे एक नया पादप निर्मित हो जाएगा। ठीक है, तो कलिका और किरीट में स्कंद की मोटाई समान होगी, स्कंद एक ही होगा। ठीक है, कलम अनेक होंगी। किरीट में कलम अनेक होगी, स्कंद एक होगा। कलिका रोपण में स्कंद एक होगा और कलम अनेक। अब वो कलम किसके रूप में? कलिका के। मतलब कलिका रोपण में कलम के रूप में किसका उपयोग करेंगे? कलिकाओं का उपयोग करेंगे। बहुत सारी कलिकाओं को एक ही स्कंद पर रोपित करके अपस्थानिक जड़ों का विकास किया जाता है, जिससे नया पादप निर्मित होता है। ठीक है ना? यू अंडरस्टैंड? समझ आई बात? तो अपनी बात थी रोपण की, तो ध्यान रखना, रोपण एक बार पुनः थोड़ी शॉर्ट में रिपीट करता हूं। रोपण 4 प्रकार का: जीवारोपण, फचर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण और नंबर 4 कलिका रोपण। जीवारोपण में तिरछा कट लगाएंगे, फचर रोपण में स्कंद और कलम के अंदर वी टाइप का कट लगाएंगे। ठीक है, जबकि किरीट और कलिका में स्कंद एक ही होगा। ठीक है, कट लगाने की जरूरत नहीं है, उस एक स्कंद पर ही अनेक कलम रोपित कर देंगे, बांध देंगे उसको जॉइंट करके। ठीक है, बांध करके जॉइंट कर देंगे उसको। ठीक है, जीवा और फचर रोपण में स्कंद और कलम की मोटाई समान होगी, जबकि किरीट और कलिका रोपण में स्कंद और कलम की मोटाई अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, मोटाई सेम नहीं होगी। किसमें? किरीट और कलिका रोपण में स्कंद व कलम की मोटाई सेम नहीं होती, जबकि जीवारोपण और फचर रोपण में स्कंद व कलम की मोटाई क्या होती है? सेम होती है। या तो दूसरी बात है, जीवारोपण, फचर रोपण, किरीट रोपण, कलिका रोपण, इनमें कलम और स्कंद को ज्वाइंट करने के बाद 2 प्रकार से पादप विकसित किए जाते हैं। एक तो इनको सीधा मर्दा में रोपित करके कलिकाएं विकसित की जाती हैं, और दूसरा पोष माध्यम में संवर्धित करके, पोष माध्यम में संवर्धित करके मूलांकुर और प्रांकुर बना करके और फिर नए पादप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये भी अनेक पादप, जैसे नींबू है, अमरूद है, आम है, ठीक है, इनमें इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये थी अलैंगिक जनन की, आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन की कृत्रिम विधियां, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है ना? आर्टिफिशियल मेथड 3 टाइप की थी मुख्य: कर्तन, दाब लगाना, रोपण। एक बार शॉर्ट में फिर रिपीट करता हूं। कर्तन 2 प्रकार की: स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। दाब लगाना 2 प्रकार से: टीला दाब विधि और वायु दाब विधि, जिसका दूसरा नाम गुट्टी लगाना। ठीक है, और रोपण 4 प्रकार का, रोपण 4 प्रकार का: जीवारोपण, फचर रोपण और किरीट रोपण, लास्ट कलिका रोपण, 4 प्रकार का। ठीक है, यू अंडरस्टैंड?